आज हम आपके साथ बात करेंगे कि किस तरह अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज़ जॉइन किया और किस तरह अशोक कुमार को बॉम्बे टॉकीज़ छोड़ना भी पड़ा और फिर नए सिरे से उन्होंने बॉम्बे टॉकीज़ को अपनाया और नई बुलंदियों पर पहुंचाया। दरअसल बॉम्बे टॉकीज़ भारत का, इंडिया का एक बहुत ही फेमस और पहले जो है शुरू-शुरू के स्टूडियो में से एक स्टूडियो रहा है। इसकी जो थी स्थापना या इसकी शुरुआत की थी हिमांशु राय और देविका रानी ने। ये दोनों पति-पत्नी थे और ये यूएफए जर्मनी से फ़िल्म डायरेक्शन की बारीकियाँ सीख कर भारत आए थे और यहाँ पे उन्होंने मलाड एरिया में बॉम्बे के अपना स्टूडियो बनाया था। तो इस तरह शशाधर मुखर्जी जो कि अशोक कुमार जी के रिश्ते में जीजा लगते थे और वो उन्होंने भी हिमांशु राय और देविका रानी का बॉम्बे टॉकीज़ जॉइन कर लिया और यहाँ पे जो थे एक साउंड इंजीनियर के तौर पर वो काम करने लगे। तो इस तरह अशोक कुमार भी उन दिनों जो थे अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे थे जो कि कलकत्ता में रहकर वो कर रहे थे। तो बात कुछ ये हुई, सिलसिला कुछ ये हुआ कि अशोक कुमार को अपनी पढ़ाई के दौरान जब भी फ्री टाइम मिलता था तो वो थिएटर और सिनेमा देखने जाते थे। तो इस तरह उनकी रुचि भी हो गई थी थिएटर और सिनेमा के प्रति। फिर जब उनके जीजाजी जो थे वो शशाधर मुखर्जी वो बॉम्बे टॉकीज़ में काम करने लगे, तो फिर कहीं न कहीं अशोक कुमार को भी कोई उम्मीद, कोई पॉसिबिलिटी या कोई संभावना कह लीजिए वो दिखाई देने लगी कि किसी न किसी तरह वो भी जो है फ़िल्मों के क्षेत्र में जुड़ सकते हैं। तो अशोक कुमार जी ने अपने जीजाजी शशाधर मुखर्जी को एक चिट्ठी लिखी कि अम, वो फ़िल्म डायरेक्शन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और किसी तरीके से आप यूएफए में अगर मैं हो जा सकूँ और जो है वहाँ से जर्मन से अम, एक्टिंग की बारीकियाँ सीख सकूँ, तो आप बात कीजिए हिमांशु राय और देविका रानी से ताकि उनकी रिकमेंडेशन पर मैं ये सब कर सकूँ। तो इस तरह कहते हैं कि 28 जनवरी 1934 को अशोक कुमार बॉम्बे आ गए और वहाँ पे आकर उनकी मुलाकात हिमांशु राय और देविका रानी से हुई और इस तरह जो थे अशोक कुमार ने भी जो था अम, बॉम्बे टॉकीज़ जॉइन कर लिया एज़ अ लैब टेक्नीशियन के तौर पर। तो इस तरह अशोक कुमार जी जब यहाँ पे बॉम्बे टॉकी स्टूडियो में काम करने लगे तो हिमांशु रॉय ने उनको देखा, उनकी पर्सनैलिटी से वो प्रभावित हुए और हिमांशु रॉय ने ही उनको बॉम्बे टॉकीज़ के थ्रू फ़िल्मों में काम करने का मौका दिया। तो इस तरह कहा जा सकता है कि अशोक कुमार जी के पहले मेंटर, पहले गुरु जो थे वो हिमांशु राय ही थे। तो इस तरह अशोक कुमार जी जो थे फ़िल्मों में जो थे इंट्रोड्यूस हुए। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेजेडी हुई कि 1940 में 1940 में हिमांशु राय जी का देहांत हो गया। तो इस तरह फिर सारा जो काम था स्टूडियो का बॉम्बे टॉकीज़ का, वो देविका रानी तो इसकी ओनर थी ही, उसके बाद शशाधर मुखर्जी और अशोक कुमार जी के ज़िम्मे आ गया। अशोक कुमार और शशाधर मुखर्जी ने बॉम्बे टॉकीज़ को नई बुलंदियाँ पर पहुँचाने की पूरी कोशिश की और पूरी मेहनत भी की। लेकिन इसी दौरान जो था देविका रानी ने एक और आदमी को हायर कर लिया, एक और व्यक्ति को नौकरी पर रख लिया और उसका नाम था आमिया चक्रवर्ती। ये आमिया चक्रवर्ती वही लेखक और निर्देशक थे जो कि काफ़ी फ़िल्में भी उन्होंने डायरेक्ट की थी और दिलीप कुमार जी की फ़िल्म जवाहर भाटा जो कि उनकी पहली फ़िल्म थी, उस फ़िल्म को भी उन्होंने जो था लिखा था। तो इस तरह आमिया चक्रवर्ती को जो थी देविका रानी काफ़ी प्रमोट करती थी और फिर जो था आमिया चक्रवर्ती के डायरेक्शन में ही एक फ़िल्म बनी अनजान जिसमें देविका रानी और अशोक कुमार ने अहम भूमिकाएँ निभाई। लेकिन किस्मत ये रही कि ये फ़िल्म फ्लॉप हो गई, ज़्यादा पसंद नहीं की गई। फिर और भी बहुत सारी फ़िल्में बनी। लेकिन फिर एक ऐसी फ़िल्म बनी जो कि इंडिया की, भारत की, बॉलीवुड की सबसे पहली ब्लॉकबस्टर फ़िल्म रही। इस फ़िल्म में जो थे बहुत सारे लोगों ने इस फ़िल्म को बनाने के लिए मेहनत की, जद्दोजहद की। शशाधर मुखर्जी, ज्ञान मुखर्जी और अशोक कुमार भी इन सब में
शामिल थे। अभी चल ही रहा था किस्मत फ़िल्म की एडिटिंग का काम, जब जो था अ, आमिया चक्रवर्ती की स्थिति जो थी बॉम्बे टॉकीज़ में काफ़ी मजबूत हो गई, और शशाधर मुखर्जी और आमिया चक्रवर्ती एक दूसरे के साथ थोड़ी अनबन हो गई, तो किसी वजह से जो थे फिर जो थे शशाधर मुखर्जी, उन्होंने देविका रानी से बात की, और देविका रानी से उन्होंने साफ-साफ कहा कि देखिए यहाँ पे अगर अम, मैं और जो है आमिर चक्रवर्ती इनकी ज़्यादा नहीं बनती, तो देख लीजिए आपको किसका काम पसंद है और क्या करना चाहिए। तो जो है देविका रानी ने यही कहा कि आमिर चक्रवर्ती के काम को वो बहुत पसंद करती हैं, और वो तो उन्हें ही रखना चाहेंगी बॉम्बे टॉकीज़ में। तो इस तरह शशाधर मुखर्जी ने बॉम्बे टॉकीज़ छोड़ दिया, क्योंकि कहीं न कहीं पे देविका रानी यही चाहती थी। तो इस तरह फिर बाद में जब अशोक कुमार जी ये फ़िल्म किस्मत की एडिटिंग में बिज़ी थे, उसको सुपरवाइज़ कर रहे थे, तो एक दिन जो थे आमिर चक्रवर्ती उनके कमरे में आए और कहने लगे कि मुझे इस फ़िल्म किस्मत के रशज़ देखने हैं और आप बाहर जाएँ। तो अशोक कुमार जी को भी काफ़ी बुरा लगा कि किस तरह बात कर रहे हैं, तो फिर अशोक कुमार जी देविका रानी से मिलने के लिए गए उनके पास, उनको ये बताने के लिए कि ये सब हो रहा है। लेकिन देविका रानी ने उनको मिलने से इनकार कर दिया, और इस तरह अशोक कुमार जी भी समझ गए कि कहीं न कहीं ये उनकी इस स्टूडियो से जाने का टाइम की तरफ इशारा है, और अशोक कुमार जी ने भी फिर बॉम्बे टॉकीज़ स्टूडियो जो था वो छोड़ दिया। इस तरह उनके साथ बहुत सारे और लोगों ने भी ये स्टूडियो छोड़ा। उस टाइम पे ज्ञान मुखर्जी और भी बहुत सारे लोग थे। तो फिर देखिए एक तरह से अशोक कुमार जी, ज्ञान मुखर्जी और बहुत सारे और जो उनके साथ थे, तो वो भी काम से बेरोज़गार हो गए थे, उनके पास भी काम नहीं था। लेकिन कैसे कहीं न कहीं से मेहनत मशक्कत करके उन्होंने फिर एक स्टूडियो फ़िल्मिस्तान स्टूडियोज़ शुरू किया, और नए सिरे से फ़िल्में बनाने लगे। अशोक कुमार जी की स्थिति तब काफ़ी मज़बूत हो गई थी, और अशोक कुमार की पे भी डबल हो गई थी, और फिर वो बाहर की भी फ़िल्में करने लगे थे। उनको महबूब खान ने जो था एक फ़िल्म उसके लिए उनको 1 लाख रुपया दिया था उस टाइम पे, और ये फ़िल्म थी नज़्मा। तो देखिए 1 लाख रुपया 1943 में क्या मायने रखता था। तो यहाँ ये कहीं न कहीं इसी बात पर इशारा करता था कि अशोक कुमार जी सुपरस्टार बन चुके थे, उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। तो उसके बाद और भी उन्होंने बहुत सारी फ़िल्में की और उनको सफलता भी मिलने लगी। तो कहा जाता है कि उस टाइम पे देविका रानी ने एक रशियन पेंटर से शादी कर ली थी, और वो अ, जो था हमेशा के लिए बॉम्बे छोड़कर बैंगलोर शिफ्ट हो जाना चाहती थी। तो अशोक कुमार को भी ये पता चला कि इस तरह है, तो फिर अशोक कुमार जी जाकर अब देविका रानी से मिले, और उन्होंने कहा कि वो बॉम्बे टॉकीज़ के मेजर शेयर खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह बॉम्बे टॉकीज़ के मेजर शेयर अशोक कुमार जी ने खरीद लिए, और अम, जो था बॉम्बे टॉकीज़ अब उनका हो गया था। देखिए वही बॉम्बे टॉकीज़ जिसमें अपने करियर की शुरुआत की थी अशोक कुमार जी ने, और वो जगह उनके लिए क्या मायने रखती होगी, ये हम सब समझ सकते हैं। तो जब बॉम्बे टॉकीज़ में हिमांशु रॉय जी का एक पुतला उन्होंने छोटा-सा कहीं पे प्लास्टिक का पुतला देखा उन्होंने, तो उसको उसकी हालत बहुत खस्ता थी, तो अशोक कुमार जी ने वो भी देविका रानी से कहा कि मैं ये भी खरीदना चाहता हूँ, तो वो भी उन्होंने हमेशा-हमेशा के लिए अपना लिया, और उन्हें सँभाल के रखा। कहते हैं कि देविका रानी जी ने उनसे पूछा था कि इसका तुम क्या करोगे? तो अशोक कुमार जी ने कहा था कि हमारे भारतीय जो है फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए हिमांशु राय जी जो हैं, वो क्या मायने रखते हैं, वो हम लोगों को ही पता है। तो इस तरह बॉम्बे टॉकीज़ में वो हिमांशु राय का जो पुतला है, वो भी सँभाल कर रखा गया। तो इस तरह ये बात बहुत ही गौर करने योग्य है कि किस तरह अपने टैलेंट के बलबूते पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर अशोक कुमार जी ने उसी जगह को
जो था बिल्कुल नए सिरे से अपनाया और नए सिरे से वो चीज़ उनके पास आई, वो जगह उनके पास आई जहाँ से वो इंसल्ट करके कहीं कभी न कभी निकाले गए थे। तो इस तरह ये सारा जो बॉम्बे टॉकीज़ का सफ़र था अशोक कुमार के साथ वो इस तरह चला कि एक बहुत ही इमोशनल तरीके से जो था अशोक कुमार जी ने उस चीज़ को दोबारा से खड़ा किया और दोबारा से उसको स्थापित करने की कोशिश की। तो इस तरह बहुत ही गहरा, बहुत ही इमोशनल रिश्ता रहा बॉम्बे टॉकीज़ और अशोक कुमार का एक-दूसरे के साथ।